राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। टेट्रा प्लस साइक्लिन्स। टेट्रा का मतलब होता है 4 और साइक्लिन्स का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर। टेट्रासाइक्लिन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें 4 साइक्लिक रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होती है। Tetracyclines are broad spectrum antibiotics effective against gram positive and negative bacterias. Tetracyclines एक broad spectrum antibiotics है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। इन टेट्रासाइक्लिन 4 रिंग्स आर लीनियरली फ्यूज्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया, टेट्रासाइक्लिन्स के स्ट्रक्चर में 4 6 मेंबर्ड रिंग्स अटैच होती हैं। ये टेट्रासाइक्लिन का स्केलेटन स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स की हिस्ट्री और फिर इसके आगे बाकी सारे टॉपिक्स। इन 1940s बेंजामिन मेंजर डुगार, हेड ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आइडेंटिफाइड टेट्रासाइक्लिन एज थेराप्यूटिक सब्सटेंस। यानी कि 1940s में एक साइंटिस्ट थे जो कि सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई थेराप्यूटिक यूज है। Tetracycline was first originated as fermentation product by Streptomyces aureofaciens soil microbe। यानी कि टेट्रासाइक्लिन सबसे पहले एज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट डिस्कवर हुआ था जिसका सोर्स था स्ट्रेप्टोमाइसीज ऑरियोफेसिकन्स, जो कि एक सॉइल माइक्रोब है। यानी कि ये जो माइक्रोब है ये सॉइल में पाए जाते हैं जो कि फर्मेंटेशन करता है और जिससे प्रोडक्ट बनता है टेट्रासाइक्लिन्स। यानी कि इस माइक्रोब के फर्मेंटेशन करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो है टेट्रासाइक्लिन्स। और 1940s में ऐसा पता चला कि इसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन इज एम्फोटेरिक कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। यानी कि टेट्रासाइक्लिन एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इट मेनली एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन्स को जब नेचुरल सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो एक ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन क्या होता है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेपरेटेड होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे, तो उसे ज्विटर आयन कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन की कंडीशन में ज्विटर आयन अगर बनेगा तो इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। टेट्रासाइक्लिन इज डेरिवेटिव ऑफ ऑक्टाहाइड्रोनैफ्थसीन। यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो ऑक्टाहाइड्रोनैफ्थसीन का डेरिवेटिव है। अब ऑक्टाहाइड्रोनैफ्थसीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम हमारी ये जो रिंग्स हैं ये इस तरीके से अटैच्ड होती है 4, और इसमें जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ये नैफ्थसीन का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर इसमें ऑक्टाहाइड्रो यानी कि 8 पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रोनैफ्थसीन। यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये टूट जाएगा, इस जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरीके से जब 8 जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रोनैफ्थसीन। और जो हमारे टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर। अभी हमने डिस्कस करा टेट्रासाइक्लिन्स में 4 6 मेंबर्ड रिंग्स अटैच्ड होती हैं जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। ये हमारी रिंग ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 4 पोजीशन पे का नाइट्रोजन, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। और ये जो पोजीशन है जिस पे OH अटैच्ड है इसे बोलते हैं हम 12 अल्फा या 12A। ये थे हमारे टॉपिक्स टेट्रासाइक्लिन की हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ये हमारा टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। अगेन 4 रिंग अटैच्ड है, इसकी नंबरिंग कर रखी है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसके जो अटैचमेंट्स हैं, इसके जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, कैसे इसकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन स्केलेटन 4 फ्यूज्ड रिंग्स A B C एंड D एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यानी कि टेट्रासाइक्लिन का जो स्केलेटन है यानी कि 4 रिंग जो है
ABCD असेंशियल है इसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट C1 एंड C3 यानी कि C1 ये पोजीशन एंड C3 ये पोजीशन। कीटो एनोलाइज्ड सिस्टम एट C1 एंड C3 मस्ट बी इंटैक्ट फॉर गुड एक्टिविटी। कीटो इनॉल क्या होता है? कीटो इनॉल सिस्टम, कीटो का मतलब कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O, इनॉल का मतलब एल्कोहल विथ डबल बॉन्ड, इनॉल एल्कोहल विथ डबल बॉन्ड यानी कि OH ग्रुप अटैच होगा। यहाँ पर देखेंगे 1 पोजीशन पर कीटो यानी कि कीटोन ग्रुप है, 3rd पोजीशन पर एल्कोहल है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। कीटो यानी कि कीटोन, ईन मतलब डबल बॉन्ड एंड ओल मतलब एल्कोहल। कीटो एनोलाइज सिस्टम यानी कि C1 एंड C3 पे जो कीटो एनोलाइज सिस्टम है ये मस्ट है गुड एक्टिविटी के लिए। C2 एमाइड CONH2 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी यानी कि ये जो C2 पोजीशन है इस पर CONH2 ग्रुप अटैच्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप होना एसेंशियल है टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी के लिए। हमें SAR में लाइन वाइज एक एक कार्बन के ऊपर जाना है, जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशंस या चेंजेस पॉसिबल है उनको लिखना है, तो अपने आप ही SAR कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा C4 रिमूवल ऑफ डाई मिथाइल एमिनो ग्रुप डिक्रीजेज एक्टिविटी यानी कि ये जो C4 पोजीशन है इस पर नाइट्रोजन अटैच्ड है जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यानी कि डाई मिथाइल एमिनो ग्रुप रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप कॉजेज डिक्रीज इन एक्टिविटी यानी कि अगर इस ग्रुप को यहाँ से हटा देंगे तो टेट्रासाइक्लिन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अल्फा ओरिएंटेशन दैट इज एपीटेट्रासाइक्लिन वेरी लेस एक्टिव कंपाउंड। अब टेट्रासाइक्लिन और एपीटेट्रासाइक्लिन क्या होता है पहले वो समझेंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं C4 पोजीशन की यानी कि जिससे नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब जो हमारा टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नाइट्रोजन अटैच्ड होता है वो इस तरीके से होता है, डैश्ड फॉर्म में। हमारे 2 नोटेशंस होते हैं वैज एंड डैश। ये हमारा डैश होता है जिसका मतलब होता है अवे, बिहाइंड द प्लेन यानी कि जो ये नाइट्रोजन है ये बिहाइंड द प्लेन है क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहे हैं, तो ये बिहाइंड द प्लेन डिनोट करता है ये डैश्ड नोटेशन। अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया टेट्रासाइक्लिन का। अब जो हमारे एपीटेट्रासाइक्लिन या फिर जो अल्फा ओरिएंटेशन होता है उसमें क्या होता है, यही नाइट्रोजन और ये हमारा होता है वेज नोटेशन। इसमें एपीटेट्रासाइक्लिन्स में या फिर हम कह दें अल्फा ओरिएंटेशन ऑफ नाइट्रोजन जिसमें अबव द प्लेन डिनोट करता है ये वेज नोटेशन में। अल्टीमेटली ये याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन में हम डैश्ड नोटेशन यूज करते हैं जिसका मतलब होता है बिहाइंड द प्लेन यानी कि जो नाइट्रोजन है वो बिहाइंड द प्लेन होता है, और जो एपीटेट्रासाइक्लिन्स है या फिर अल्फा ओरिएंटेशन उसमें हम वेज नोटेशन यूज करते हैं जिसका मतलब होता है अबव द प्लेन। तो जो हमारे अबव द प्लेन है यानी कि जो वेज नोटेशन है जिसमें ये आती है अल्फा ओरिएंटेशन वो बहुत ही लेस एक्टिव कंपाउंड होता है, और जो टेट्रासाइक्लिन है इसके अंदर हम डैश्ड यूज करते हैं यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स में बिहाइंड द प्लेन होता है नाइट्रोजन जो कि एक्टिव कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे C5 R4 इज इक्वल्स टू OH एल्कोहल ग्रुप गिव्स ओरली एक्टिव कंपाउंड यानी कि ये C5 है, इस पर R4 सब्स्टिट्यूशन अटैच है। इस R4 की जगह पर अगर हम प्लेस कर देते हैं OH तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ओरली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। और अगर हम इसी R4 को एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यानी कि यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ एक्टिविटी, इनएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। C6 सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि जो ये C6 पोजीशन है इस पे जब सब्स्टिट्यूशंस होंगे तो इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है यानी कि जो ये अभी स्टेबल कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज लेस स्टेबल देन डॉक्सीसाइक्लिन यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मैं दिखा देती हूँ दोनों का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। अब इसमें जो ये C6 पोजीशन है इस पे दोनों सब्स्टिट्यूशंस अटैच्ड है यानी कि इस वाले सब्स्टिट्यूशन पे R2 पे है OH और R3 पर है CH3।
ये है स्ट्रक्चर डॉक्सीसाइक्लिन का। इसमें R2 पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच है और R3 पर CH3। तो हमने दोनों के स्ट्रक्चर देखे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स पे R2 और R3 दोनों की पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन अटैच थे, इस वजह से इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट है हमारा C7। सब्स्टिट्यूशन एट R1 रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन पोटेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स आर इक्वली इफेक्टिव। अब ये है हमारी C7 पोजीशन। अब इस C7 पोजीशन पर जो भी सब्स्टिट्यूट होगा, वेदर इट इज इलेक्ट्रो डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों ही ग्रुप्स इक्वली इफेक्टिव है। यहाँ पर जिसका भी सब्स्टिट्यूशन होगा ये अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी इसकी पोटेंसी को। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मीनोसाइक्लिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी कि इसके एग्जांपल्स हैं दोनों, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होता है C7 पोजीशन पर, और मीनोसाइक्लिन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। दोनों इसकी टेट्रासाइक्लिन की पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं। का नेक्स्ट हम देखेंगे C10 पोजीशन पर, जिस पर OH ग्रुप अटैच्ड है। C10 फेनोलिक OH moiety इज नेसेसरी फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि C10 पोजीशन पर जो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है वो नेसेसरी है इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे C11 एंड C12 कीटो इनॉल इज नेसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये है इसका स्ट्रक्चर C11 एंड C12। C11 यानी कि इस पे कीटोन ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि कीटो, ईन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब एल्कोहल। कीटो इनॉल, इस सिस्टम में 2 कीटो इनॉल नेसेसरी है, एक C1 एंड C3 पर एंड एक C11 एंड C12 पे। ये जो कीटो इनॉल सिस्टम है नेसेसरी है इसकी एक्टिविटी के लिए, अगर ये नहीं होगा तो ये एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे C11A पर, यानी कि इस पोजीशन पर अगर यहाँ पर एल्काइलेशन हो जाता है तो जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और ये एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। और नेक्स्ट है ये पोजीशन C12A, यानी कि इस पे जो OH ग्रुप अटैच्ड है ये नेसेसरी है इसकी एक्टिविटी के लिए, अगर इसको हटा देंगे तो ये एक इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा और टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। लगभग सारे एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म सेम होता है, दैट दे प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस, बट हमें एग्जैक्टली मैकेनिज्म समझना होगा कि कैसे वो एक्ट करता है। इससे पहले हमने डिस्कस करे थे एमिनोग्लाइकोसाइड्स, उसका मैकेनिज्म और टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म सिमिलर है बट नॉट द सेम। ये हमारा mRNA टेम्पलेट है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है। ये इसकी 50th सब यूनिट है, ये इसकी 30th सब यूनिट है। ये हमारी 3 साइट्स है E, P एंड A। A स्टैंड्स फॉर एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट, यानी कि इस पे जो हमारे एमिनो एसिड्स हैं वो आते हैं और बाइंड होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे। सबसे पहले हमारी ये जो साइट्स हैं इस पे जो tRNA है ये एमिनो एसिड्स को लेकर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो चेन है ये इसके ऊपर अटैच्ड हो जाती है, फिर एक नया tRNA एमिनो एसिड को लेकर आता है, देन ये चेन इलोंगेट होती जाती है। जो हमारे रॉ यानी कि अनचार्ज tRNA है वो बाहर निकलते रहते हैं E यानी कि एग्जिट साइड से। अब हमारा ये जो चार्ज tRNA है इसके ऊपर एमिनो एसिड है नंबर 7। वैसे यहाँ पर एमिनो एसिड्स होते हैं पर मैंने इसको नंबर से डिनोट करा है ताकि समझने में आसानी हो। tRNA 7 एमिनो एसिड 7 को लेकर आएगा यहाँ पर, देन ये जो tRNA 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा। tRNA 6 जिस पर 6 नंबर का एमिनो एसिड है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जो पूरी चेन है ये इसके ऊपर आकर यहाँ बाइंड हो जाएगी और जो ये चेन है ये इलोंगेट हो जाएगी, पॉलीमराइज हो जाएगी। फिर जब यहाँ पर ये जो चेन है इसके अंदर 6th वाला एमिनो एसिड अटैच्ड हो जाएगा, देन ये जो अनचार्ज tRNA ये बाहर निकल जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा tRNA 6 और जो ये tRNA 7 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये चेन चलती रहेगी, एमिनो एसिड्स अटैच्ड होते जाएंगे और पॉलीमराइज होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। बट अब यहाँ पर आता है हमारा टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म। हमारे टेट्रासाइक्लिन से बाइंड टू साइट A ऑफ 30s राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि ये हमारा 30s राइबोसोमल सब यूनिट है, इसकी जो A साइट है इसके ऊपर आकर टेट्रासाइक्लिन आएगा और टेट्रासाइक्लिन आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। अब इस पोजीशन पर वैसे tRNA आता पर यहाँ पर आ गया टेट्रासाइक्लिन। अब जब इस पोजीशन पर टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा
तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू साइट ए, यानी कि ये जो टीआरएनए आ रहा था यहाँ पर और बाइंड हो रहा था, इसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करेगा। और जब ये टीआरएनए यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो ये एमिनो एसिड भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और जब एमिनो एसिड नहीं आएगा तो चेन पॉलीमराइज नहीं होगी और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली इट प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाएगा, एंड इट शोज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, दैट इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि बैक्टीरिया जो बढ़ रहे हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उन्हें रोकेगा और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करेगा, एंड अल्टीमेटली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये था इसका मैकेनिज्म। एमिनोग्लाइकोसाइड्स और टीआरएनए का मैकेनिज्म सिमिलर है, पर उसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, वैसे और भी अदर क्लासिफिकेशंस होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, पर हम इसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया, हम सिर्फ इसका केमिकल क्लासिफिकेशन ही लिखते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड एंड जनरेशन थर्ड। जनरेशन फर्स्ट के एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डिमैक्लोसाइक्लिन। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स है मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड लाइमसाइक्लिन। थर्ड जनरेशन के एग्जांपल है टाइगरसाइक्लिन, ओमेडासाइक्लिन एंड सेरिसाइक्लिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग। टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर जो भी ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस। मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगेन इस स्ट्रक्चर्स के बिना कोई यूटिलिटी नहीं है। एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी स्ट्रक्चर्स की है, अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। पहला हमारा एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन्स। मैंने इसमें रेड कलर से डिनोट करा है कि बाकी हमारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, हमें सिर्फ अटैचमेंट्स याद रखने हैं कि कौन से पोजीशन पर हमने कौन से सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें। टेट्रासाइक्लिन्स में R1 पर H, R2 पर OH, R3 पर CH3 एंड R4 पर अगेन H। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि R2 और R3 पोजीशन पर OH और CH3 आएगा और हमारा टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर बाकी सेम ही रहेगा जो हमने जनरल स्ट्रक्चर में देखा था। इसके यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया एक STD है जिसके ट्रीटमेंट में यूज आता है टेट्रासाइक्लिन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मेजर ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट ईयर इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। एंड लास्ट एक्ने वल्गैरिस, यानी कि टेट्रासाइक्लिन को हम टॉपिकली यूज़ करते हैं टू ट्रीट एक्ने वल्गैरिस। आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले हमें अल्टरनेटिवली लिखना है OH एंड O, फिर एक साथ लिखना है OH OH एंड OO, और नीचे वाले सब्स्टिट्यूशंस में याद रखना है R4 पोजीशन पर OH ग्रुप आएगा। यूजेस देख लेंगे इसके। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज आता है कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा और अदर बैक्टीरियाज। अदर यूजेस देख लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ UTIs, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए काम में आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हमारा ड्रग है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। इसके स्ट्रक्चर में भी सेम स्ट्रक्चर है, बस हमें याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पर R2 एंड R3 पोजीशन पर OH एंड CH3 होता है और इसमें R1 पोजीशन पर Cl होता है। नाम से ही पता चल रहा है क्लोरो, यानी कि R1 पोजीशन पर क्लोरीन अटैच करना है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा जो टेट्रासाइक्लिन में था। बस सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन याद रखना है और हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। यूजेस देख लेंगे इसके। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था सारी टेट्रासाइक्लिन्स लगभग यूज आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट यूज है ट्रीटमेंट ऑफ साइनस। साइनस क्या होता है, जो हमारी जो नोज है उसके पास जो एयर फिल्ड कैविटीज होती है उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं साइनाइटिस, और उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज आती है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हमारा यूज है ट्रीटमेंट ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा मिडल ईयर है उसके ट्रीटमेंट में यूज आती है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। आई इन्फेक्शन एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आई इन्फेक्शंस एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज आती है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है मीनोसाइक्लिन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इसमें सिर्फ R1 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड होता है, सेम वही सब्स्टिट्यूशन जो हमारा C4 पोजीशन पर अटैच था, यानी कि डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है R1 पोजीशन पर।
It is used in the treatment of respiratory tract infection, UTIs and other infections. नेक्स्ट ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन। इसमें R1 पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अटैच नहीं होता, R2 एंड R3 पोजीशन पर HNCS3 एंड R4 पोजीशन पर OH ग्रुप। इसके यूजेस देख लेंगे। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी मलेरियल। डॉक्सीसाइक्लिन एज एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए और मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज आती है। ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज, आई इन्फेक्शन एक्सेट्रा, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज और आई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज आती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस लाइक सिफाइलिस, साइनाइटिस, एक्ने एक्सेट्रा, यानी कि ये यूज आती है सिफाइलिस जो कि एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, साइनाइटिस एंड अदर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज आती है। और इसका सबसे रिसेंट यूज है, रिसेंटली यूज्ड इन कोविड-19 ट्रीटमेंट। डॉक्सीसाइक्लिन रिसेंटली कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ करी गई थी ड्रग। तो ये थे हमारे टॉपिक्स टेट्रासाइक्लिन के। नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 में बचे हुए एंटीबायोटिक्स डिस्कस करेंगे जो कि मैक्लोराइड्स एंड मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स। Thanks for watching. Subscribe for more such videos.